अवधेश जी, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। राम मंदिर को लेकर के इनविटेशन मना कर देते हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर फैसला नहीं कर पा रहे। क्या चल रहा है? नहीं, आईएनडीआईए में अभी तो आईएनडीआईए एज सच गठबंधन बना नहीं है। एक संगठन बनने का अर्थ होता है कि उसका कोई संयोजक हो जाए, उसका कोई कार्यालय हो जाए, उसकी कोई बैठकें हो जाए। विधानसभा चुनाव के पहले जब बैठक हुई थी मुंबई में तो तय हुआ था कि पहली रैली भोपाल में करेंगे। वो रैली हुई ही नहीं उसके बाद। और अब इस समय आप जानते हैं कि अभी नीतीश जी ने अपने अध्यक्ष को हटाया था और उसमें मुख्य बात यही थी, जो कि उनके प्रवक्ता ने बाद में कहा भी, कि नीतीश जी वैचारिक रूप से आईएनडीआईए के संयोजक हैं और वैचारिक रूप से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। तो आईएनडीआईए में अपने इतने अभी अंतर विरोध हैं कि एक संगठन का रूप कब तक लेगा ये कहना कठिन है। लेकिन बाद में तो प्रपोजल ममता जी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से सपोर्ट में खड़गे जी को चला गया। ये खड़गे जी का भी जो नाम आया, उसके एक दिन पहले ममता जी के प्रवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ममता जी इसमें सबसे अनुभवी नेता है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। ममता जी ने उनका खंडन नहीं किया। तो एक स्ट्रेटेजी से, रणनीति से उन्होंने खड़गे जी का नाम आगे कर दिया। केजरीवाल जी ने उसको सपोर्ट कर दिया ताकि राहुल गांधी की उम्मीदवारी सामने ना आए। तो आईएनडीआईए में जो अपना अंतर विरोध है वो दिख रहा है इस समय। इसके बावजूद ये मानना, हमेशा लड़ाई में किसी को बिल्कुल कमजोर मान के नहीं चलते हैं। अगर आईएनडीआईए गठबंधन होता है तो कुछ राज्यों में भाजपा को चुनौती मिल सकती है, लेकिन पहले आईएनडीआईए दिखे तो कि वाकई है। विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश जी का तेवर था कांग्रेस को लेकर, वो हमारे सामने था, उसमें हमने देखा है। अब मायावती जी अभी क्या करेंगी कहना कठिन है, लेकिन मायावती जी का पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हैसियत रही है। 12% वोट उनके सिमट गए हुए हैं। तो मायावती जी अगर आ भी जाती है मान लीजिए, तो कांग्रेस की क्या हैसियत है? 6% वोट है, 1 लोकसभा सीट है, विधानसभा में उसके 2 विधायक हैं। तो उसमें कांग्रेस या बाकी मिलकर यूपी में कोई बहुत बड़ा खेल कर जाएंगे, ये संभव ही नहीं दिखता है इस समय की परिस्थिति में। आसिफ जी से आपने सवाल पूछा था, आसिफ जी ने आईएनडीआईए पर कुछ नहीं बोला है। जो कुछ भी बोला है वो बीजेपी एनडीए पर बोला है। तो बीजेपी एनडीए तो सब जानता है कि बीजेपी अकेले 303 सीट है, अकेले वो करीब 350, 375, 80 सीटों पर या 400 पर भी लड़ सकते हैं। उनके छोटे छोटे पार्टनर हैं, लेकिन आईएनडीआईए में किसी दल की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो 300-400 सीटों पर लड़ सके। तो इसीलिए एनडीए में उस प्रकार के दल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बचे दल है वो उसमें आ गए हैं। लेकिन अभी तक एनडीए में किसी प्रकार के मतभेद की संभावना नहीं दिखी है। एनडीए का संयोजक स्पष्ट हो गया है, एनडीए की मीटिंग हो रही है, उस ढंग से आईएनडीए का नहीं हो रहा है। ये फैक्ट है इस समय का, और देश की जनता देख रही है कि अब चुनाव तो बिल्कुल, एक पार्लियामेंट सेशन अब मात्र बाकी है संसद का, उसमें क्या होने जाएगा। तो इसीलिए मेरा अंतिम कहना यह है कि आईएनडीआईए के हम पत्रकार लोग अभी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आईएनडीआईए जब तक गठबंधन बनता नहीं है कि इसके संयोजक कौन होते हैं, उसका कार्यक्रम कोई तय नहीं होता है, कोई कमेटी नहीं बनती है, तो गठबंधन है नहीं। वो उसके पैरेलल एनडीए एक गठबंधन के रूप में हमारे सामने है और लोकसभा चुनाव में वो दिख रहा है कि जाएगा। ठीक है, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी खास करके आरबी उपाध्याय जी कांग्रेस होने का दावा करती है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझना ये चाह रही हूँ, फिर से आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि जब राम मंदिर को लेकर के, वहां जाने को लेकर के फैसला 2 मिनट में यूं ही चुटकी बजाते ही लिया जा सकता है, तो फिर ये सीट बंटवारे को लेकर के, संयोजक को लेकर के, प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के तो इतनी मीटिंगें हो चुकी है, इतनी चर्चाएं हो चुकी है, कोई फैसला नहीं ले पा रही पार्टी। देखिए कैसे ले पाएंगे, अभी एनडीए की बात कर रहे थे साहब। देखिए एनडीए में क्या है कि वहाँ बीजेपी मुख्य भूमिका में है और जिसको जितनी सीटें देगी सब उस पर राजी होंगे और लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में हर नेता और हर एक दल अपने आप में अगुवाई करने के मूड में। नीतीश जी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ और मेरी अगुवाई में सब हो, ममता जी चाहती है मेरी अगुवाई में हो। अब बड़ा भाई बनेगा कौन, छोटे भाई रहेगा कौन, वहाँ कोई छोटा रहना नहीं चाहता। और देखिए गठबंधनों का इतिहास रहा है जहां जनता का कोई मुद्दा नहीं है, सब कह रहे हैं भी एक को नहीं हरा पा रहे, चलो सब मिलके चलते हैं कुर्सी खींच लाएंगे। ऐसा थोड़ा होता है, ये जनता है, जनता वोट करती है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में जनता के मुद्दे होने चाहिए। जनता के मुद्दों पर बात होती है नहीं, मायावती जी की बात होगी, पासवान जी की बात होगी, सबकी बात होगी। अरे भाई जनता वोट करेगी, जनता की भी तो उसमें बात हो। और पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, गठबंधन बनते हैं सिर्फ सत्ता के लिए और अपने फायदे के लिए बनते हैं, और जब फायदा नहीं होता तो वो बिखर जाता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी बीएसपी का रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का रहा हो, सब जितने भी गठबंधन हैं
अपने फायदे के लिए होते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं आसिफ साहब, इन बातों का कोई जवाब है कि जनता के मुद्दों को लेकर के ना विपक्ष कोई बात करता है, और अब उसी विपक्ष में से जो गठबंधन तैयार हो रहा है ना, उस गठबंधन में कोई बात होती है, फिर जीतेंगे कैसे? जब बेरोजगारी की बात होती है तो जनता को दिखाई देता, मीडिया को दिखाई नहीं देता कि इंडिया गठबंधन के लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कब करी थी आखिरी बार? आखिरी बार कब बात नहीं की? हमेशा बात। आखिरी बार किस? आखिरी बार आवाज ऊंची करने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आवाज ऊंची होने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आवाज ऊंची होने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आवाज ऊंची करने से आसिफ साहब आप सही नहीं हो जाएंगे। मीडिया सब दिखाती है और जनता सब जानती है। आपको यकीन नहीं है? जनता से पूछ लेते हैं। आप हर खबर मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं। कोई खबर भारत 24 छुपाता है? देखिए जितनी भारत इस चैनल के वो पब्लिसिटी बढ़ी है ना अपनी सच्चाई दिखाने पे, पर झूठों का कहते हैं झूठ बोल रहे कौवा काटे। भारत जोड़ो यात्रा चली तो हमने दिखाई या नहीं दिखाई? मैडम जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा दिखाए। जवाब मिल गया आपको? आपको अभी यकीन नहीं तो यूट्यूब चैनल खोलिए और देखिए अभी, उसके बाद आप आरोप लगाइएगा। सर्वेश पाठक जी, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी, कांग्रेस पर सवाल पूछो, बीएसपी पर सवाल पूछो, गठबंधन पर सवाल पूछो तो जवाब बीजेपी पर देते हैं। फिर काउंटर कर दो कि बीजेपी को घेरना छोड़ दो तो मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ना इनकी आदत बन चुकी है। देखिए, ये इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने तो बकायदा प्रेस रिलीज निकाल के मीडिया के उन तमाम एंकर और रिपोर्टर्स को बैन करने की बात कही थी। जो मीडिया चौथा स्तंभ है उसके कुछ लोगों को कह दिया था कि हम इनको बैन करेंगे, इनके डिबेट में नहीं जाएंगे। और आपने सही कहा, अगर आप इनसे मुद्दे की बात करेंगे तो ये बगले झांकेंगे, और जब इनके पास जवाब नहीं होगा तो ये मीडिया पे सवाल उठा देते हैं। आप इनसे बात करिए ना कि आखिर ये जो विपक्षियों का गठबंधन बना है, ये उनकी अपनी जो अस्तित्व की लड़ाई है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है या बीजेपी को हराने के लिए? अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ विधानसभा का। विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। वहां पे 3 राज्यों में, 2 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ईवीएम पे आ जाते हैं। कांग्रेस जीतती है उसी ईवीएम से, लेकिन बाद में कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। दूसरी बात, आप जब इनसे पूछोगे कि महंगाई, जब पार्लियामेंट चलती है, एक दिन पार्लियामेंट चलाने में कम से कम करोड़ों रुपया वो टैक्स पेयर की मनी लगती है। लेकिन कैसे, कभी ये राफेल का मुद्दा से पार्लियामेंट को बर्बाद करते हैं, सेशन को, कभी पेगासस के मुद्दे पे, कभी किसान आंदोलन हुआ था उसके मुद्दे पे। जब वहां पे कोई भी बिल पेश होता है ये सार्थक बहस में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। जब आप वहां पे सत्तारूढ़ दल को घेरेंगे नहीं पार्लियामेंट में, केवल हंगामे की भेंट चढ़ाएंगे, तो फिर देश की जनता आपसे क्या अपेक्षा रखेगी? तो इसलिए इन गठबंधन का न तो कोई नियत है, न तो कोई नीति है, और भारत को आगे ले जाने का कोई विजन ही नहीं। ठीक है।